हेलो दोस्तों, अब आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी का अगला रिवीजन। 6 रिवीजन है ये। इसमें पढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर का आगे का रिवीजन है ये। ₹100 क्या है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ₹0 के नोट पहली बार 2007 में पिलर जो है फिफ्थ पिलर के नाम के एनजीओ ने शुरू किए थे। सरकार के द्वारा शुरू नहीं किए गए थे। यह नोट भ्रष्टाचार के खिलाफ असहयोग का एक अहिंसक हथियार था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एनजीओ ने ₹0 के नोट शुरू किए थे। अब डिजिटल उधार क्या है? इसमें प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्य के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देना शामिल है। डिजिटल रूप से यानी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देना शामिल है। यह अनौपचारिक उधार को कम करके यानी जो ऑफलाइन लेते हैं तो उस अनौपचारिक उधार को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह उधार लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह बैंक की शाखा में ऋण आवेदनों पर खर्च किए गए समय को कम करता है। यानी बैंक में ऋण आवेदन करते हैं ऋण के लिए तो उसमें बहुत समय लगता है, तो ये समय को कम करता है। और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तुरंत ऋण उपलब्ध कराता है। तो डिजिटल उधार है ये। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में हुई। आरबीआई द्वारा स्थापित एक निकाय है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। एक गैर लाभकारी संगठन है। भारत में सभी एटीएम को जोड़ने की जिम्मेदारी इसी निकाय पर है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम पर है। उद्देश्य क्या है इसके? सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए मौजूदा एक अधिक प्रणाली को एक राष्ट्रव्यापी समान और मानक व्यवस्था प्रक्रिया में समेकित एवं एकीकृत करना। यानी राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है उसको एकीकृत करना है इसका लक्ष्य है। और देश के आम आदमी को लाभ पहुंचाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक किफायती भुगतान तंत्र की सुविधा प्रदान करता है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब है एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई। एक डिजिटल और वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई द्वारा वर्ष 2016 में विकसित किया गया था। यूपीआई उपयोगकर्ताओं को किसी भी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2023 में यूपीआई के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए और 1 अरब से अधिक लेन देन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते से बैंक खाता धारक यूपीआई भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं लगती, यानी किसी को कोई शुल्क नहीं देनी पड़ेगी। 2000 रुपये से अधिक के प्रीपेड भुगतान, प्रीपेड कार्ड जो होते हैं जिसमें डेबिट कार्ड मतलब उससे बैंक खाते से नहीं होते लेकिन डेबिट कार्ड की तरह काम कर सकते हैं वो, तो 200 रुपये तक प्रीपेड कार्ड के साथ साधनों के माध्यम से किए जा सकते हैं, यानी भुगतान उनके माध्यम से प्रीपेड भी किया जा सकता है। यूपीआई लेन देन का 11% का विनिमय शुल्क, जबकि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं होता। तो प्रीपेड से यदि आप भुगतान करेंगे तो आपको 11% भुगतान शुल्क देना पड़ेगा, और यदि डेबिट कार्ड से करते हैं तो कोई शुल्क नहीं है। फरवरी 2024 में पेरिस फ्रांस में यूपीआई औपचारिक रूप से लागू किया गया। फिर सितंबर 2023 में जापान स्थित हिरोची लिमिटेड कंपनी हिरोची पेमेंट सर्विस द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम मुंबई में इसका अनावरण हुआ। तो ये जापान की जो कंपनी है और फ्रांस में तो इसका यूपीआई चल रहा है। फरवरी 2023 में पेटीएम भारत का पहला यूपीआई लेट शुरू करने वाला बैंक है। यूपीआई लाइट शुरू करने वाला बैंक है। लाइट में क्या है कि बिना पिन कार्ड दर्ज किए आपको 200 रुपये तक तुरंत भुगतान की सुविधा देता है, यानी बिना पिन कार्ड यानी पिन दर्ज नहीं करना होगा आपको। 2017 में एनपीसीआई द्वारा इसे लॉन्च किया गया था यूपीआई को। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है, जबकि भीम जो है एक मोबाइल वॉलेट की तरह है। जैसे पेटीएम, फ़ोनपे इत्यादि हैं, ये इसी तरह भीम भी एक सरकारी मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट ऐप है।
यदि किसी व्यक्ति के पास विभिन्न बैंक खातों में मतलब बहुत सारे बैंकों में क्या है बैंक खाते हैं, तो व्यक्ति को अलग अलग यूपीआई ऐप या वीपीए का उपयोग करना होगा। भीम ऐप का प्रयोग करने के लिए स्मार्टफोन इंटरनेट की बाध्यता अनिवार्य नहीं, यानी बिना स्मार्टफोन के और बिना नेट के भी ये धन हस्तांतरण किया जा सकता है इससे, भीम से। साथ ही धन हस्तांतरण के लिए अकाउंट नंबर और एफएससी कोड की आवश्यकता नहीं होती। बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता और इस भुगतान के लिए। अब है आरटीजीएस, क्या है ये? आरटीजीएस एक भुगतान मोड है जिसे बिना किसी देरी के वास्तविक समय में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए आरटीजीएस है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उच्च मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है, यानी ज़्यादा पैसे का ट्रांजेक्शन करना है तो। बैंक पद्धति का उपयोग करते समय आरटीजीएस पैसा ट्रांसफ़र करने का सबसे तेज तरीका है। आरटीजीएस के जरिए किए गए लेन देन एक से एक आधार पर संसाधित किए जाते हैं, यानी आरटीजीएस 24 घंटे सेवाएं देता है। न्यूनतम हस्तांतरण 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए से कम का हस्तांतरण ये नहीं करेगा। अधिकतम हस्तांतरण मूलतः कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि अधिकतम कितना कर सकते, इसकी सीमा नहीं है। बैंकों के बीच अलग अलग हो सकती है, यानी बैंकों के बीच अलग अलग सीमा हो सकती है। अब निफ्टी क्या है? नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट क्या है? जिसका मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक से पद्धति है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की। अधिकांश भारतीय बैंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और NEFT सुविधा प्रदान करते हैं। यह किसी भी बैंक में रखे गए खाते में किसी भी अन्य बैंक शाखा में धन हस्तांतरित करने को सक्षम बनाता है, बशर्ते लेन देन NEFT भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों के बीच हो, यानी NEFT का जो उपयोग करते हैं बैंक, उनसे एक शाखा से दूसरी शाखा में पैसे हस्तांतरित करने के लिए इसका यूज होता है। NEFT के माध्यम से किए गए लेन देन वास्तविक समय में नहीं होते, यानी तो आपने तुरंत पैसे भेजे और तुरंत नहीं पहुंचेंगे, इसमें थोड़ा देर लगती है। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार NEFT के माध्यम से किए गए भुगतानों को आधे घंटे के बेंच में संसाधित या निपटाया जाता है। 24 घंटे किया जा सकता है, यानी इसका लेन देन तुरंत 24 घंटे किया जा सकता है, लेकिन पहुँचने में थोड़ी देर लगती है। न्यूनतम हस्तांतरण मूलतः कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम हस्तांतरण की सीमा नहीं है कि कितना कर सकते हैं। NEFT के माध्यम से किए गए धन हस्तांतरण के लिए किसी अतिरिक्त लेन देन लागत की आवश्यकता नहीं होती, तो अतिरिक्त लेन देन या लागत की आवश्यकता नहीं होती। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन प्रकार, जब बैंक RBI के अलावा किसी तीसरी संस्था ATM खोलती है तो उसे व्हाइट लेबल ATM कहते हैं, जबकि महिलाओं के लिए ATM खोले जाते हैं तो पिंक लेबल ATM कहते हैं। यदि ATM का उपयोग खरीदारी के लिए किया जाता है तो उसे ब्लू लेबल ATM कहते हैं। शेयर मार्केट में उपयोग किए जाने वाले ATM ऑरेंज लेबल ATM होते हैं और कृषि संबंधित उपयोग के लिए ग्रीन लेबल ATM होते हैं। जब ATM बैंक का होता है, यानी जो बैंक खोलता है बैंक का होता है और कार दूसरा कोई और संभालता है तो उसे ब्राउन लेबल ATM कहते हैं। अब है वीज़ा कार्ड। वीज़ा कार्ड क्या है? कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, लगभग 200 देशों में स्वीकार किया जाता है। सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड इसी से है, 24 घंटे काम करता है ये। पहले मर्चेंट कार्ड, मास्टर कार्ड क्या है? 2000 देशों में स्वीकार किया जाता है मास्टर कार्ड। दूसरे सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड इसी के हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इसी के हैं, 24 घंटे काम करता है मास्टर कार्ड। फिर है फिक्स रेट क्या है? ऐसी ब्याज की दर जो एक बार लेने वक्त
यानी लोन लेते वक्त तय हो जाती है। जब तक मुद्रा का क्या है, लोन पूरा ख़त्म नहीं होता, जब तक पूरा लोन ख़त्म नहीं होता तब नहीं होगा, ये बदली नहीं जाएगी। एक बार ब्याज लेने मतलब लोन लेते समय तय हो गई और जब लोन ख़त्म होगा तभी ख़त्म होती है, इसे फिक्स रेट कहते हैं। फिर है फ्लोटिंग रेट। बाजार में ब्याज दर बढ़ने से ब्याज बढ़ेगा और बाजार में ब्याज की दर घटने से ब्याज की दर घटेगी, तो आरबीआई की दरों के साथ ये बदलेगी, तो यह है फ्लोटिंग रेट। फिर है पेन 2.0 परियोजना क्या है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई। एक ई गवर्नेंस परियोजना है। इसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है और नवीनतम तकनीक को अपनाकर पेन सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत आयकर विभाग पेन आवंटन आगतन सुविधाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समेकित करता रहता है। वर्तमान में पेन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टल हैं, जैसे कि ई फ्लोइंग पोर्टल और फिर है यूटीआई टल पोर्टल और प्रोटीन ई गांव पोर्टल पर उपलब्ध की जाती हैं। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को पेन 2.0 के तहत नए पेन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी पैन कार्ड धारक हैं उनको नए पैन कार्ड नहीं बनवाने की आवश्यकता नहीं है। पेन का विचार भारत सरकार द्वारा 1972 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे 1961 में आयकर अधिनियम की धारा 139A के तहत वैधानिक बना दिया गया। पेन शुरुआत में वैकल्पिक था, लेकिन 1976 के सभी करदाता व्यक्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। अब है वित्त बाजार। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? वित्त बाजार। वित्त बाजार से अभिप्राय जहां बड़ी मात्रा में अल्पकालिक दीर्घकालिक स्तर पर मुद्रा संपत्ति और प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। वित्त बाजार के मुख्य कार्य क्या हैं? निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच आपसी समझौता है। वित्तीय परिसंपत्ति लेन देन को सुरक्षा करना है। निवेशकों और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का परिसमापन करना है। लेन देन की न्यूनतम लागत और संबंधित कार्य सुनिश्चित करना है। वित्त बाजार के प्रकार। वित्त बाजार 2 प्रकार का होता है। मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। अब पढ़ते हैं मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार जो है कम अवधि का होता है, यानी 364 दिन के लिए पैसे का लेन देन होता है। इसमें अधिकतम तरलता होती है। थोक बाजार भी होता है और असंगठित अव्यवस्थित होता है और इसमें कम खतरा होता है, क्योंकि धन जो है कम समय के लिए दिया जाता है, इसलिए इसमें कम खतरा होता है। यह व्यापक वित्तीय बाजार के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसमें 1 दिन से 1 वर्ष तक के लिए परिपक्वता वाली अधिक तरल अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों का कारोबार किया, यानी धन का जो कारोबार किया जाता है वह 1 वर्ष तक के लिए ही किया जाता है, तो ये कम असुरक्षित होता है। मुद्रा बाजार कार्यशील पूंजी जैसे अल्पकालिक उधार आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुद्रा बाजार में 2 पक्ष होते हैं, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता, यानी उधारकर्ता और उधार ऋणदाता। क्रेता किसे कहते हैं? सो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो वो पैसे को उधार लेते हैं, और विक्रेता जो व्यक्ति होता है वो ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, यानी वो ऋण देता है और उद्योगपति जो हैं वो ऋण लेते हैं। ऋण देने की समस्याओं से ऋण देने वाली समस्याओं से है जो ऋण लेते हैं। फिर मनी मार्केट पार्टिसिपेट्स, यानी मनी मार्केट में कौन कौन भाग लेता है? तो आरबीआई है, आरबीआई भाग लेता है। फिर कॉमर्शियल बैंक जितने हैं वो, कारपोरेट बैंक है वो, एनबीएफसी है, और इंश्योरेंस कंपनियां हैं और म्यूचुअल फंड है, ये सभी भाग लेते हैं मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार में। मुद्रा बाजार के उपकरण क्या हैं? आरबीआई मुद्रा बाजार में सरकार की तरफ से निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग करती है, यानी सरकार की तरफ से वो ट्रेजरी बिल जारी करती है, दिनांक प्रतिभूतियां, नगद प्रबंधन बल और अर्थोपाय अग्रिम, ये सरकार की तरफ से। अब सरकार को तो पैसा मांगे ही नहीं, तो
आरबीआई सरकार की ओर से पैसे को इकट्ठा करती है। ट्रेजरी बिल क्या है? सरकारी प्रतिभूति है। 51 दिन के लिए होती है, 182 दिन के लिए होती है और 364 दिन के लिए जारी की जाती हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ छूट पर जारी की जाती हैं, यानी इन पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ये छूट पर दी जाती हैं। ट्रेजरी बिल पर फिलहाल 7.5 से 12.5% तक की छूट होती है। ये अच्छी कमाई है। फिर भी केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। राज्य सरकार क्या है? ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकते, उन्हें ये अधिकार नहीं है। ट्रेजरी बिल को एसएलआर, आप बैंक जो है ट्रेजरी बिल को यदि खरीदते हैं, अपना पैसा लगाते हैं उसमें, तो बैंक ट्रेजरी बिल को एसएलआर के भाग के रूप में रख सकते हैं और रेपो की तरह अपने, यदि उन्हें रख लिया उन्होंने और यदि उनको ऋण चाहिए बैंक को, तो वो रेपो के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए भी आरबीआई को दे सकते हैं कि आप हमें ऋण दे दीजिए, इसके बदले में आरबीआई को ट्रेजरी बिल भी दे सकते हैं, यानी बैंक। ट्रेजरी बिल न्यूनतम 25,000 के गुणकों में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए यदि 1,000 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो वह 950 रुपये में खरीदा जा सकता है, लेकिन यदि परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है तो पूरे 1,000 रुपये आपको भुगतान किए जाएंगे। इसे समतुल्य अंकित मूल्य या समोचन भी कहा जाता है, यानी अंकित मूल्य जो ट्रेजरी बिल पर होगा, जिसमें लिखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए वापस लौटाऊंगा इतने समय के बाद, तो वो अंकित मूल्य जितना होगा उतने ही पैसे आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार एक गैर ब्याजकारी होता है, यानी उस पर ब्याज नहीं मिलता, छूट होती है, यानी जीरो कूपन बॉन्ड होता है, यानी जीरो ब्याज दर होती है इसकी, या शून्य कूपन बॉन्ड भी इसे कहते हैं। सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इन बिलों में जोखिम मुक्त माना जाता है, यानी कितना ही पैसा लगा सकते हैं और सरकार कहाँ भाग जाएगी, और ये अत्यधिक तरल होते हैं। नगद प्रबंधन बिल ये है केंद्र सरकार की अस्थायी जरूरतों के लिए धन जुटाने के लिए भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा बेची जाने वाली अल्पकालिक सुरक्षा है, यानी केंद्र सरकार को जब अल्पकाल के लिए पैसा चाहिए तो आरबीआई इसे नगद प्रबंधन बिल जारी करेगी। यह ट्रेजरी बिल के समान है, लेकिन 51 दिन से कम होते हैं, यानी 51 दिन से भी कम समय के लिए जारी किए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? सरकार के लिए अल्पकालिक नकदी प्रवाह के असंतुलन को पूरा करना है, सरकार के पास जो पैसों की कमी हुई है उसको पूरा करना है इसका काम। ट्रेजरी बिल के समान सीएमबी यानी कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल को कैश मैनेजमेंट बिल बोलेंगे, आरबीआई द्वारा नीलामी के माध्यम से अंकित मूल्य पर और छूट पर दिए जाते हैं। अंकित मूल्य पर वापस ले जाएंगे और छूट पर दिए जाते हैं, इनमें भी ब्याज नहीं होती है। बैंकों को अपने एसएलआर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल रखने की अनुमति है, ये एसएलआर के रूप में बैंक अपने पास रख सकते हैं। अब है अर्थोपाय अग्रिम यानी बेस एंड मेंस एडवांस। ये क्या है? बेस एंड मेन एडवांस में आरबीआई और भारत सरकार के बीच एक समझौता है। समझौते के अनुसार पैसा, यानी यदि सरकार को पैसा चाहिए और तो आरबीआई के पास जो रखा पैसा है तो वो अपना दे देती है, उसके पास तो रखा है तो जनता का पैसा और सरकार यूज करेगी तो जनता के लिए करेगी तो थोड़े दिन के लिए दे देती है। आरबीआई अधिनियम की धारा 17(5) के तहत आरबीआई द्वारा सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अस्थायी ऋण यानी ओवरड्राफ्ट है। बेस एंड मेंस एडवांस जो है में ट्रेजरी बिल स्थान पर लाए जाते हैं, यानी ट्रेजरी बिल है उसके ट्रेजरी बिल में जनता से पैसा लिया जाता है तो उसकी जगह पे या बैंकों से लिया जाता है, उसकी जगह आरबीआई उसके स्थान पर ये देता है। ट्रेजरी बिल का उपयोग सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जबकि बेस एंड मेंस एडवांस को सरकार की वित्तीय स्रोत के रूप में नहीं माना जाता, यानी सरकार अपने खाते में नहीं लिखेगी कि हमने इतना पैसा उधार लिया है, बस उसने लिया है और वो चुका भी देगी। इनका लक्ष्य सरकार के व्यय और प्राप्तियों के बीच असंतुलन को पूरा करना है। यदि सरकार बेस एंड मेन एडवांस के तहत आरबीआई को तत्काल नकदी प्राप्त करती है तो उसे 90 दिन के भीतर वो राशि लौटानी पड़ेगी। यदि वह 90 दिन से एक दिन भी देर करती है तो उसे ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। यदि
बेस एंडमेंट 1 के तहत आरबीआई द्वारा दिए जाने वाले ब्याज जो है उस पर आरबीआई भी तो ब्याज लेगी सरकार से, तो ब्याज जो है रेपो दर के बराबर होती है, यानी रेपो दर के बराबर ही वो ब्याज लेगी। लेकिन यदि 90 दिन से ज़्यादा हो जाए यानी ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो रेपो दर के साथ प्लस 2% की ब्याज दर भी लेगी। मुद्रा बाजार के वित्तीय संसाधन बैंकों द्वारा मुद्रा बाजार में निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। मुद्रा बाजार और भी उपकरण, ये तो सरकार के थे, तो सरकार लेन देन करती है, अब कंपनियां भी करेंगी इसमें। जैसे है जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अब इसमें बैंक जो है बैंक ऋण लेंगे तो जमा प्रमाण पत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी एक उपाय साधन है जिसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा अल्पकालिक धन जुटाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि हाँ, आप बैंक को आरबीआई अनुमति देती कि आप भी पैसा ले सकते हो बाजार से। तो बैंकों को पैसे की कमी होती है और वो जनता से पैसा ले लेते हैं। सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो सहकारी बैंक है यानी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उन्हें ये अनुमति नहीं है कि वो उधार लें, यानी उन्हें अनुमति नहीं है ये। अब जमा प्रमाण पत्र में 1 लाख रुपए के गुणकों में किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं 1-1 लाख रुपए के एक व्यक्ति से। इस तरह से जितने जो खरीद सकता है उसने न्यूनतम 1 लाख रुपए तक की राशि इसमें होती है। अंकित मूल्य के छूट पर, यानी इसमें ब्याज नहीं दिया जाता, यही अंकित मूल्य और छूट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता अवधि पर वापस ले लिए जाते हैं। परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक की होती है, यानी 7 दिन से 1 वर्ष तक के लिए ये बैंक क्या है लोन जनता से पैसा लेते हैं। परिपक्वता तिथि से पहले जमा प्रमाण पत्र वापस लेने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बैंकों को सीडीएस के एवज में ऋण प्रदान करने की अनुमति नहीं है, यानी जो जमा प्रमाण पत्र हैं यदि बैंकों ने मतलब आरबीआई ने या बैंकों के पास या किसी के पास भी हैं तो उसको गिरवी रखकर या उसके रख के कोई ऋण नहीं ले सकता है। वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर क्या है, तो वाणिज्यिक पत्र बड़े निगमों, प्राथमिक डीलर जैसे बैंक ही होते हैं और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी एक प्रकार का असुरक्षित अल्पकालिक ऋण है। तो वाणिज्यिक पत्र बैंकों और निगमों या प्राथमिक डीलरों द्वारा असुरक्षित ऋण है ये। कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां प्राथमिक डीलर वित्तीय संस्थान अपनी अल्पकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी करते हैं। वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर एक असुरक्षित वचन पत्र के रूप में जारी किए जाता है और इसे निजी तौर पर रखा जा सकता है, यानी उसके द्वारा कंपनियों के द्वारा या बैंकों के द्वारा प्राथमिक उसके रूप में जारी किया जाता है और इसे रखा जा सकता है। 5 लाख के गुणकों में जारी किए जाते हैं, यानी इनकी न्यूनतम राशि 5 लाख रुपए होनी चाहिए, इतने तक के जारी करते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि 7 से 1 वर्ष तक हो, यानी मुद्रा बाजार में हर काम 1 वर्ष तक तो होता ही है। वाणिज्यिक पत्र जो हैं जारीकर्ताओं के लिए अपनी क्रेडिट रेटिंग कराना जरूरी है, यानी वाणिज्य पत्र जैसे किसी कंपनी ने अपना कॉमर्शियल पेपर वाणिज्य पत्र जारी किया लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब है तो वो उसमें पैसा नहीं लगाया जाएगा, यानी निवेशक को ये बताने के लिए क्रेडिट रेटिंग की जाती है कि ये कितनी सक्षम है आपका उधार चुकाने में। निवेशकों को आर्थिक रूप से तनावग्रस्त कंपनियों से बचाने के लिए अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले संस्थानों को वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति होती है। अब है कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, कॉल मनी 1 दिन के उधार के लिए उधार दिया जाता है, तो उधार दिया गया लिया गया धन होता है 1 दिन के लिए। इसका उपयोग अधिकतर बैंक आरबीआई के साथ करते हैं। आरबीआई के साथ क्या एसडीएफ और एमएसएफ के रूप में करते हैं, अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त करने के रूप में भी करते हैं। अब है मेबोर यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट। मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट
भारतीय वाणिज्य बैंकों के लिए दी जाने वाली ओवरनाइट ऋण है, यानी एक रात के लिए दी जाने वाली। तो मेबोर की गणना क्या है? 30 बैंकों के प्राथमिक डीलरों 30 बैंक हैं, उनके प्राथमिक डीलरों के पैनल से मिले इनपुट के आधार पर की जाती है। मेबोर पहली बार 1998 में स्थापित किया गया। इसे लंदन इंटरबैंक ऑफ रेट के आधार पर तय किया गया था। लंदन इंटरबैंक ऑफ रेट लिबोर क्या है? अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क है। एक रात से लेकर एक वर्ष तक मुख्य विश्व बैंक अल्पकालिक ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे से उधार लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उधार लेते हैं उसके लिए लिबोर की गणना करने के लिए बैंक का एक समूह है। अपनी अनुमानित उधार दरों को प्रत्येक व्यावसायिक दिन में एक समाचार और वित्तीय डेटा कंपनी थर्मन रॉयटर्स में प्रस्तुत करता है। अधिकतम दरों को हटा दिया जाता है और लिबोर दर निर्धारित करने के लिए शेष दरों का औसत निकाला जाता है, जिसका उद्देश्य उधार दर प्रतिनिधित्व करना है। अब है सिक्योर्ड ओवरनाइट फंडिंग रेट यानी सोफर। सोफर क्या है? सोफर डॉलर मूल्य वाले डेरिवेटिव या ऋण के लिए बेंचमार्क ब्याज दर है जो लिबोर की जगह ले रहा है। सोफर लिबोर की जगह ले रहा है। सोफर ट्रेजरी पुनर्खरीद बाजार में लेन देन पर आधारित है और लिबोर से बेहतर माने जाते हैं क्योंकि अनुमानित उधार दरों के बजाय ये अवलोकन योग्य लेन देन के डेटा पर आधारित होते हैं। तो लिबोर जो है अनुमानित आधार दर पर होते हैं और ये अवलोकन यानी इसका मूल्यांकन किया गया हो अवलोकन आधार दर पर योग्य लेन देन पर आधारित होते हैं। तो ओवरनाइट ऋण है ये। 1 जुलाई से लिबोर पर निर्भरता समाप्त कर दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक का सभी बैंकों को वित्तीय संस्थानों को 1 जुलाई 2024 से लिबोर पर निर्भरता समाप्त करने का निर्देश विश्वसनीय प्रमाणिकता के कारण कि इसमें विश्वसनीयता की प्रमाणिकता नहीं है कि कितना क्या हो रहा है, तो इसलिए इसको लिबोर को समाप्त कर दिया गया। 5 मुद्राओं के लिए लिबोर की गणना की जाती थी जिसमें डॉलर होता है, स्विस फ्रैंक होता है, यूरो, पाउंड और जापानी येन होता था। अब है नोटिस मनी क्या है? 2 से 14 दिन की अवधि के लिए उधार लिया गया धन होता है। या तो उधार देते हैं लेते हैं तो नोटिस मनी। टर्म मनी 15 दिनों से 1 वर्ष के लिए। टर्म मनी में 15 से 1 वर्ष के लिए उधार लिया गया धन होता है। नोटिस मनी हो गई और टर्म मनी। अब है ओवर द काउंटर क्या है? ओवर द काउंटर बाजार एक विकेंद्रीकृत बाजार है जहां बिना किसी एक्सचेंज की निगरानी के सीधे 2 पक्षों के बीच प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। तो एक विकेंद्रित बाजार है, दिन में 2 एक्सचेंजों के बीच 2 पक्षों के बीच प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। ओवर द काउंटर बाजार में कोई केंद्रीय एक्सचेंज या तीसरा होता है। क्रेता विक्रेता के बीच प्रत्यक्ष बातचीत पर आधारित है। ये भौतिक स्थान इसका नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित है। ओवर द काउंटर इलेक्ट्रॉनिक रूप से 2 व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत होती है और लेन देन होता है और 24 घंटे उपलब्ध है ये सेवा। संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व यानी संपार्श्विक यानी कोलेटरल बॉन्डिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन यानी संपार्श्विक मतलब बिना गारंटी के लोन लेने देने से संबंधित दायित्व है ये। तो कोलेटरल बॉन्डिंग एंड लाइट ऑब्लिगेशन जो है से तात्पर्य है कि उधार लेने वाला और उधार देने वाला अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। फिर CBLO अंतर बैंक यानी इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट का उपयोग करके प्रतिबंधित लोगों को अल्पकालिक मुद्राएं जिनको कॉल मनी लेने मार्केट में बंद कर दिया है उनको अल्पकालिक यानी बहुत थोड़े समय के लिए बाजार में भाग लेने की अनुमति देता है कि आप गारंटी दो तो आप उधार ले सकते हो।
तो उधार लेने वाला व्यक्ति संस्था वित्तीय संस्थान के पास से उधार लेने के लिए सरकारी बॉन्ड जैसे संपार्श्विक खाता और बदले में ऋण मतलब संपार्श्विक खाता रखता है और बदले में ऋण करता है। तो कुछ मतलब गारंटी देता है और फिर ऋण लेना है संपार्श्विक लोन। उधार लेने वाले को समय चुकाना होता है। यदि उसने समय पर नहीं चुकाया तो उधार देने वाले को क्या है, उधार देने वाले को तय किए गए ब्याज के भुगतान की गारंटी प्राप्त होती है। यानी उसे गारंटी है कि यदि वो नहीं चुकाएगा तो क्या करेगा, वो जो उसका संपार्श्विक है उसका उपयोग कर सकता है वो। तो LBRO एक विशेष वित्तीय उधार लेने और उधार देने में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। मुद्रा बाजार का महत्व क्या है? मुद्रा बाजार क्या है, महत्व क्या है? तो बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालिक अवशेषों और घाटे को संतुलित करने के लिए मुद्रा बाजार के विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यानी बैंक घाटे में चल रहे हैं या वित्तीय संस्थान घाटे में चल रहा है तो उनकी पैसों की जरूरत को पूरा करने के मुद्रा बाजार महत्वपूर्ण है। सरकारों को मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करके देश की तरलता की जांच और निगरानी करने में मदद करता है कि देश में कितनी आपूर्ति है धन की और कितनी नहीं है, इसकी निगरानी में भी सरकार को मदद करता है। मुद्रा बाजार की चुनौतियां हैं कि इसमें मुद्रा बाजार में मुद्रा स्फीति आती है क्योंकि किसी को लोन दिया जाता है या रखते हैं तो मुद्रा स्फीति है, कम ब्याज दर है और ब्याज दर कम होती है, 1 साल का है। विदेशी मुद्रा बाजार का उतार चढ़ाव, ब्याज दरों में बहुलता, ब्याज दर अलग अलग टाइप की होती है और एकीकरण का भी अभाव है इसमें। मुद्रा बाजार में सुधार से संबंधित समितियां, तो सुखमय चक्रवर्ती समिति 1985 बनाई गई, फिर नरसिंहम समिति 1991 आई। इसमें वित्त बाजार के प्रकार, वित्त बाजार क्या है, ऐसा वित्तीय वर्ष, अब पहले मुद्रा बाजार था अब है वित्त बाजार, ऐसा वित्तीय बाजार जहां एक वर्ष से अवधि की दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिभूतियां, डिबेंचर, शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी 1 वर्ष से अधिक की जो वित्तीय प्रतिभूतियां हैं उनका लेन देन शेयर बाजार में का क्रय विक्रय आदि किया जाता है तो उसे वित्त बाजार कहते हैं। 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए ली जाती हैं। सभी प्रतिभागियों को मुद्रा बाजार का हिस्सा है। ये पूरी तरह से व्यय है, यानी कम सुरक्षा होती है, इसमें कम तरलता होती है, अधिक रिटर्न मिलता है, यानी जो ब्याज है वो अधिक मिलता है लेकिन कम सुरक्षा होती है क्योंकि दीर्घ समय के लिए धन लिया जाता है और कम तरलता भी होती है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, कम अवधि, मुद्रा बाजार क्या है, कम अवधि के लिए होते हैं। इसमें 365 दिन, अधिक तरलता होती है, थोक बाजार होता है और असंगठित और अव्यवस्थित होता है, कम खतरा होता है। जबकि पूंजी बाजार क्या है, अधिक अवधि का, पूंजी बाजार अधिक अवधि का होता है। इसमें न्यूनतम अवधि 366 दिन होती है, कम तरलता होती है पूंजी बाजार में और संगठित और अव्यवस्थित होता है। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार अधिक खतरा होता है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाजार होता है लेकिन इसमें खतरा अधिक होता है। अब पूंजी बाजार के प्रतिभागी, पूंजी बाजार में कौन कौन भाग लेता है, तो मुद्रा बाजार के सभी प्रतिभागियों के साथ आम नागरिक भी इसमें भाग लेता है। तो जितने पूंजी मुद्रा बाजार में भाग लेते हैं वो सब इसमें भाग ले सकते हैं और साथ में व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकता है पूंजी बाजार में। पूंजी बाजार में सरकार की तरफ से RBI जीरो कूपन बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करता है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा नगर निगम भी बॉन्ड को जारी करके अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें साथ ही कुछ वैश्विक संस्थाएं भारत की अवसंरचना को बेहतर करने के लिए बॉन्ड जारी कर सकती हैं, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विदेशी जो संस्थाएं हैं वे भी बॉन्ड जारी कर सकती हैं। पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण क्या हैं, तो बंध पत्र हैं, बंध पत्र जारी करते हैं, शेयर जारी करते हैं, ऋण पत्र हैं, म्यूचुअल फंड हैं, फिर व्युत्पन्न है और ETF हैं, ये सारे करते हैं।
बंध पत्र क्या है? एक ऐसे ऋण पत्र होते हैं जो सरकार अथवा सरकारी संस्थानों तथा बड़े वित्तीय संस्थानों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सरकारी संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे सरकार के द्वारा जीरो कूपन बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। बंध पत्र में क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंडिया द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जारी बॉन्ड। तो नेशनल 2 जगह जारी किए गए हैं जो तो बंध पत्र होते हैं जो वित्तीय संस्थानों के द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी इसमें पैसे लिए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण निवेश है जो ब्याज नहीं देता है। जीरो कूपन बॉन्ड में ब्याज नहीं मिलता है, यानी छूट पर बेचे जाते हैं। अंकित मूल्य की जो होगी उस पर उसकी छूट पर बेचे जाएंगे। जब बॉन्ड परिपक्व होता है तो निवेशक को पूरा अंकित मूल्य मिल जाता है और खरीद मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का जो अंतर है उससे व्यक्ति को लाभ होता है। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड है। फिर है दिनांकित प्रतिभूतियाँ, गिल्ट एज, ऐसी प्रतिभूतियाँ जिनमें एक निश्चित अथवा अस्थिर ब्याज दर होती है। निश्चित या अस्थिर ब्याज दर होती है दिनांकित प्रतिभूतियों में, और भुगतान अंकित मूल्य पर अर्धवार्षिक आधार पर किए जाते हैं। अवधि क्या है? 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होते हैं। अब ये पूंजी बाजार में अधिक समय के लिए मतलब दिए जाएंगे। दिनांकित प्रतिभूतियाँ जो है 5 वर्ष से 40 वर्ष के बीच तक होती हैं। भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में इनकी नीलामी की जाती है। तो आरबीआई अधिक समय के लिए यदि सरकार को चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, तो आरबीआई इन्हें जारी करती है, नीलाम करती है यानी, और सरकार को अतिरिक्त ऋण का एक बड़ा भाग इसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है। यानी किसी बड़ी चीज़ के लिए यदि सरकार को धन चाहिए तो एक बड़ा ऋण इसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इन प्रतिभूतियों की गणना बैंकों द्वारा एसएलआर बनाए रखने के लिए, अब बैंक इसको एसएलआर खरीद सकते हैं, बैंक खरीदेंगे तो एसएलआर के रूप में रख सकते हैं। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकार केवल बॉन्ड और दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी कर सकती है। राज्य सरकार विकास ऋण एसएलआर कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट, यानी जो सरकारी प्रतिभूतियाँ जो आरबीआई बेच रही है, दिनांकित प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूतियाँ, इन्हें डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है। यानी ये किसी ने ले ली हो सकता है बाद में जब परिपक्व अवधि हो तो उनका ऋण ना मिले, तो ऐसी समस्या नहीं होती क्योंकि ये सरकार ने लिए हैं, इसलिए इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज उपकरण कहा जाता है। तो इसमें जोखिम नहीं होता है। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बंध पत्र यानी IIB, मुद्रास्फीति अनुक्रमित बंध पत्र। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बंध पत्र में क्या है? मुद्रास्फीति के स्तर को से प्रभावित हुए बिना, इसमें मुद्रास्फीति से प्रभावित हुए बिना निर्यात रिटर्न प्रदान करता है और निवेशकों को माइक्रो इकोनॉमिक जोखिम के विरुद्ध, निवेशक हैं जो ने जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मुद्रास्फीति अनुक्रमिक बंध पत्र IIB जो है मुद्रास्फीति से बचने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई प्रतिभूतियाँ हैं। मुद्रास्फीति से बचने के लिए डिजाइन की गई प्रतिभूतियाँ, यदि किसी ने पैसा अभी इतने मतलब ब्याज पे लगा दिया, हो सकता है फिर बाद में बढ़ जाए तो उसको घाटा हो, तो इस तरह मुद्रास्फीति को के साथ ये बढ़ेंगे और घटेंगे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें निवेशकों को मुद्रास्फीति के संबंध में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज भुगतान मुद्रास्फीति की दर के साथ बढ़ता और घटता है। सरकारी प्रतिभूति के रूप में IIB तरलता अनुपात SLR के लिए पात्र है, मतलब इनको SLR के रूप में रखे जाएंगे। न्यूनतम निवेश 5,000 रुपये है। इनमें जो मुद्रा अनुक्रमिक बंध पत्र खरीदे जाएंगे, यानी जो है कोई व्यक्ति इसे लेगा तो 5,000 रुपये तक का होगा न्यूनतम, और व्यक्तिगत हर व्यक्ति प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक, जबकि संस्थाएं जो है 25 लाख रुपए तक के निवेश इसमें कर सकती हैं। अनुक्रमिक बंध पत्र में, अनुक्रमिक बंध पत्र के संदर्भ में ऋण लेते समय अंकित मूल्य तथा कूपन दरों का या अधिक कूपन दरों को या अंकित मूल्य को कूपन पे जो ब्याज है उसको कम या किया जा सकता है,
अधिक कम किया जा सकता है। आरंभ में IIB को 1997 के दौरान पूंजी अनुक्रमिक बंध पत्र के नाम से जारी किया गया था। पूंजी अनुक्रमिक बंध के नाम से जारी किया गया था। CIB ने मुद्रास्फीति सुरक्षा केवल मूलधन पर आधारित थी, यानी CIB ये तो IIB है, में मुद्रास्फीति सुरक्षा केवल मूलधन पर थी, जबकि ब्याज भुगतान पर नहीं थी। लेकिन इससे पहले जो था उसमें, लेकिन इसमें जो क्या इसका नाम, मुद्रास्फीति अनुक्रमिक बंध पत्र IIB, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों पर मुद्रास्फीति की सुरक्षा प्रदान की गई, यानी मूलधन भी बढ़ेगा घटेगा, ब्याज दर भी बढ़ेगी घटेगी। यदि IIB द्वितीय बाजार में बेचे जाते हैं तो लाभ कमाया जाता है, तो पूंजीगत लाभ का भुगतान करना होता है। अब हमें पढ़ना है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड क्या है? तो वर्ष 2015 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया स्वर्ण बॉन्ड सरकारी प्रतिभूति 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में RBI द्वारा जारी किया गया था। बॉन्ड की परिपक्व अवधि 8 वर्ष है, लेकिन 5वें, 6वें या 7वें वर्ष भी से बाहर निकाला जा सकता है। ब्याज की दर 2.5% यानी 2.5% इसमें ब्याज दर होती है। बॉन्ड का उपयोग ऋण के लिए गारंटी के रूप में किया जाता है। तो बॉन्ड जो है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, उसको किसी को दिखाकर या देकर उसको ऋण भी लिया जा सकता है, गारंटी दी जा सकती है उसकी। योजना के तहत न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर लगता है, यानी जो बॉन्ड से ब्याज होगा 2-2.5%, उस पर ब्याज पर क्या है टैक्स लगेगा। और लाभ कर मुक्त है, यानी जो उसका मूल्य बढ़ेगा उस पर क्या वो कर जो है वो मुक्त है। योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए बॉन्डों की गिनती वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR में की जा सकती है। यदि कोई बैंक इससे खरीदता है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को, तो वह SLR के रूप में रख सकता है। उद्देश्य क्या है कि मंदिरों और घरों में जमा गोल्ड जो है सोना है, उसकी विशाल मात्रा को उत्पादन कार्यों में लगाना। सोने का आयात कम करना, यानी विदेशों से जो आयात करते हैं उसको कम करना। विदेशी मुद्रा का संरक्षण, और आयात करते हैं तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च हो जाती है, तो उसका संरक्षण होगा। चालू खाता और घाटे को कम करना इसके उद्देश्य है। सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड, इसे गोल्ड बॉन्ड की तरह ग्रीन बॉन्ड आया। केंद्रीय बजट 2023 में से घोषित किया गया। किसी भी संप्रभु इकाई, अंतर सरकारी समूह या संगठनों एवं निगमों द्वारा इसे जारी किया गया। प्राप्त आय का उपयोग, इससे जो प्राप्त आय होगी, इससे प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, यानी पर्यावरण की जो कार्यक्रम है उसके लिए इस रुपए का उपयोग करेंगे। ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग जीवाश्म ईंधनों के निष्कर्षण या उत्पादन एवं वितरण के लिए, जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन आधारित है या परमाणु ऊर्जा परियोजना है, वहां ये यूज नहीं होगा, वहाँ परियोजनाओं में के लिए नहीं है ये। RBI द्वारा एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड में विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी विदेश के लोग भी इस पर निवेश कर सकते हैं। सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड पूरी तरह से सुलभ मार्ग के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में है। पूरी तरह से सुलभ मार्ग में ऐसी प्रतिभूतियां जिसमें विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बॉन्ड पुनः खरीद लेन देन के लिए पात्र हैं, यानी बॉन्ड को पुनः खरीद की जा सकती है, कोई और भी ले सकता है एक दूसरे से। द्वितीय बाजार में इन बॉन्ड का व्यापार किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर पर्यावरण अनुकूल उपयोग के लागू करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के मूल्य के सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए थे, यानी दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस बनाने के लिए, पर्यावरण के लिए इसे लागू किया गया था।
सड़क और राजमार्ग में अपनी तरह का पहला ग्रीन बॉन्ड था ये। और फिर नगर निगम भी बॉन्ड जारी कर सकते हैं। म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड यानी सरकार और अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें नागरिक परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है वो ऐसे जारी कर सकते हैं। 1998 में अहमदाबाद नगर निगम ने सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाला पहला नगर निगम था ये। फिर 2023 में बेंगलोर आया, तो बेंगलोर ने भी नगर निगम ने भी इसे जारी किया है। अब सामाजिक बॉन्ड। सोशल बॉन्ड एक प्रकार का वित्तीय साधन या निवेश है। निवेश के माध्यम से सरकारों, कंपनियों, संगठनों द्वारा किसी विशेष सामाजिक और देश की परियोजनाओं या पहलों के पर्यावरण की, समाज की मतलब परियोजनाएं हैं जो उनके लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। तो सरकार कर सकती है, कंपनियां कर सकती हैं और संगठन भी कर सकते हैं। ये बॉन्ड आमतौर पर उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जिनका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं। इसी वर्ष नाबार्ड द्वारा देश का सामाजिक बॉन्ड शेयर बाजार BSE में सूचीबद्ध किया। नाबार्ड द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार देश में नाबार्ड का पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटिंग सामाजिक बॉन्ड है। तो इसे AAA रेटिंग दी गई है। बॉन्ड को इकरा द्वारा रेटिंग दी जाती है, तो इसे AAA रेटिंग दी गई है। क्रिसल और इकरा द्वारा दी जाती है, तो उसमें AAA रेटिंग दी गई है। मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा के बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा यानी रुपए में निर्दिष्ट किया जाता है या मसाला बॉन्ड रुपए में अंकित मूल्य पर अंकित होते हैं। मसाला बॉन्ड का उद्देश्य भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, उधार के माध्यम से आंतरिक विकास को बढ़ावा देना और भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। यानी भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और वित्त पोषित होगा, बुनियादी ढांचा भी विकास होगा भारत में। इसके लिए 2014 में विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था 2014 में। फिर 2019 में किरण लंदन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 2150 करोड़ के मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना। सार्वजनिक क्षेत्र में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ने विदेशी बाजार से धन जुटाने के लिए बॉन्ड जारी किए थे। 2019 में फिर केरल इंफ्रास्ट्रक्चर ने मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना, पहला भारतीय संस्थान बना। फिर केरल सरकार के वित्त विभाग के तहत संस्थान है। इसका उद्देश्य बजट के दायरे से बाहर की विकासात्मक परियोजनाओं हेतु साधन जुटाना है। अब छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसने साधारणीय समुद्री और मछली पालन परियोजनाओं को समर्थन के लिए विश्व का पहला सोवेरियन ब्लू बॉन्ड पत्र जारी किया, ब्लू बंद पत्र जारी किया उसने। और विश्व बैंक ने निवेशकों तक पहुंचने में सेल्स को सहयोग किया, मतलब कि निवेशकों तक पहुंचने में विश्व बैंक ने सहयोग किया और सुझाव भी दिया कि बंद पत्र पर प्राप्त हुई आय का उपयोग कैसे करना है, यानी आय जो प्राप्त हुई उसका उपयोग कैसे करना है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। शेयर। अब शेयर मार्केट पढ़ते हैं। तो शेयर क्या है? प्राथमिक बाजार। इसे न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, इसे IPO कहते हैं। नई प्रतिभूतियों का IPO कहते हैं। पहली बार जारी की जाती है। इस बाजार में निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, मतलब म्यूचुअल फंड भी और व्यक्ति होते हैं, यानी व्यक्ति भी इसमें निवेश कर सकते हैं, वित्त संस्थाएं करती हैं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड वाले सब निवेश कर सकते हैं। पहली बार जारी करने को IPO कहते हैं। जब पहली बार कंपनी जारी करती है तो उसे IPO कहते हैं। जब दोबारा शेयर जारी करते हैं तो उसे FPO कहते हैं, यानी द्वितीय बाजार में दोबारा वो लाती है तो FPO कहते हैं।
द्वितीय बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। इसे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है। यह बाजार एक निर्दिष्ट स्थान पर स्थित, यानी एक बिल्डिंग होती है इसकी प्रॉपर, तो वहाँ स्थित होता है। यहाँ प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, यानी प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। यह बाजार एक निश्चित स्थान पर स्थित होता है और यह प्रतिभूतियों की कीमत उनकी मांग और आपूर्ति से तय होती है। प्रतिभूतियों की कीमत है उनकी मांग आपूर्ति से तय होती है कि कितनी जिस चीज़ की मांग जिस शेयर की होगी उतने वो शेयर महंगा होगा। शेयरों की व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, इक्विटी शेयर और प्राथमिक अधिमान्य शेयर। इक्विटी में क्या होता है, जिसने 10% पैसा लगाया होता है, शेयर खरीद लिए होते हैं, उसे वोटिंग राइट मिल जाती है, यानी वो उस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें वोटिंग करेगा और उसे वोटिंग राइट मिल जाती है। और प्राथमिक या अधिमान्य शेयर होते हैं, उसमें वोटिंग राइट नहीं मिलती है। बाद में कंपनी शेयरों का जो लाभांश होता है वो लाभांश देती है। आम नागरिक के लिए शेयरों की बिक्री, तो आम नागरिक के लिए दो स्थान हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। या तो वो प्राथमिक बाजार में आईपीओ भी खरीद सकता है और द्वितीय बाजार में स्टॉक के रूप प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयर के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं के साथ लाते हैं, यानी आप वोटिंग राइट भी ले सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां आती हैं जो खरीदार उनको खरीदते हैं और विक्रेताओं के साथ आते हैं। शेयर बाजार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के घटक हैं, क्योंकि ये निवेश, व्यापार और पूंजी के आदान प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुंच को सक्षम बनाते हैं, यानी सबकी पहुंच सक्षम बनाते हैं मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार में, और कोई भी व्यक्ति शेयर खरीद सकता है। भारत में महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया। तो 1875 में स्थापित किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला एक्सचेंज है और भारत में सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार है। इसका आधार वर्ष 1978 और 1979 है। भारत का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है ये। इसके जो सूचकांक निकलता है उसके सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। सेंसेक्स ने इन 30 शीर्ष जो प्रमुख ऊपर की लेवल की जो 30 कंपनियां होती हैं उनको चुना जिनका बाजार कम पूंजीकरण सबसे अधिक है। तो जो बाजार में जिनका पूंजी सबसे अधिक होती है उन शीर्ष कंपनियों को चुनता है, उनकी लिस्ट दिखाता है। ज़्यादातर कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुपर 10 यानी जो सबसे अच्छी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं 10 मतलब 100 कंपनियां हैं उनको बताता है। तो आधार वर्ष इसका 83 और 84 है। 1989 से लॉन्च हुआ है और 100 सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया है। सूचकांक की गणना भारतीय रुपए में की जाती है। अब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी जो दूसरा बना था वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में सबसे बड़ा वित्तीय एक्सचेंज है, मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हाई पावर्ड स्टडी ग्रुप की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसमें क्या है, स्थापना भारत सरकार ने शेयर बाजार में भागीदारी को आसान बनाने के लिए समाधान के रूप में से किया था। तो 1994 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये हो गया और 2002 में इंटरनेट ट्रेडिंग करने लगा। तो 2002 में से इंटरनेट काम होने लगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल रूप में 1994 में काम करने लगा था। इसके प्रमोटर यानी इसको प्रमोट कौन कर रहा है, IDBI बैंक कर रहा था। IDBI था जो अब निजीकरण हो रहा है, जिसका सरकार निजीकरण कर रही है। इसके सूचकांक को निफ्टी कहते हैं, उसके बॉम्बे को वाले को सेंसेक्स कहते हैं, इसके सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। इसकी स्थापना क्या है 1992 में हुई थी, उसकी 1875 में हुई थी। फिर निफ्टी जो है, निफ्टी इसका सूचकांक है। नेशनल स्टेट
क्या है इसका नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उन शीर्ष 50 कंपनियों को चुना जिनका बाजार पूंजीकरण सबसे अधिक है। तो ये 50 कंपनियों को चुनता है, जबकि बॉम्बे वाला 30 को चुनता है। पूरा नाम इसका निफ्टी इसकी वो है सूचकांक है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 1995 है। 1995 से ये जारी है। फिर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज है। 1817 में स्थापित किया गया था। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा और स्टॉक एक्सचेंज है। बाजार पूंजीकरण से दुनिया का सबसे बड़ा है। फिर है नास्डा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्शन, एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। 1971 में स्थापित हुआ। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एप्पल, गूगल, अमेजॉन ये सारी कंपनी इसमें सूचीबद्ध हैं। अब तेजड़िया क्या है, यदि कोई व्यक्ति संभावना के साथ शेयर खरीदता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो उसे तेजड़िया कहेंगे। मंदड़िया, कोई व्यक्ति जो एक संभावना के साथ शेयर बेचता है कि बाजार नीचे चला जाएगा तो उसे मंदी कहते हैं, तो उसे मंदड़िया कहते हैं। स्टैक क्या है, प्राथमिक बाजार अवधि IPO। स्टैक प्राथमिक बाजार अवधि है। IPO है इसे। ये क्या है, निवेशक शेयरों की कीमतों में वृद्धि या शेयरों की कीमतों में गिरावट की संभावना व्यक्त नहीं करता। जो प्राथमिक बाजार अवधि है वो उसके जो IPO है तो ये नहीं बताता है प्राथमिक बाजार का IPO की कीमत बढ़ेंगी या कीमत घटेंगी, बस बल्कि कंपनी जो है इस संभावना से के साथ इसे खरीदता है। कोई व्यक्ति खरीदता है तो इस संभावना से खरीदता है कि भविष्य में कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ेगी। फिर बाजार पूंजीकरण। मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाजार पूंजीकरण से तात्पर्य किसी कंपनी के स्टॉक के बकाया शेयरों की कुल डॉलर बाजार मूल्य से है। यानी कंपनी के जो शेयर हैं वो डॉलर में बाजार मूल्य में कितने हैं। और इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या है, कंपनी में गैर सार्वजनिक और भौतिक जानकारी रखने वाले कर्मचारी, यानी जो कंपनी में काम करते हैं तो गैर सार्वजनिक है वो कम, क्योंकि सार्वजनिक व्यक्ति तो है नहीं, और भौतिक जानकारी वहाँ के रखने वाले कर्मचारी जो हैं किसी सार्वजनिक कंपनी के स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में व्यापार करना शामिल है। भी जब व्यापार करते हैं तो उनका व्यापार शामिल है। इसमें क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग या तो अवैध या हो सकती है या कानूनी हो सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि अंदरूनी जो सूत्र है जो कर रहा है वह व्यापार कब करता है और वह किस देश में रह रहा है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग है। शेयरों की पुनर्खरीद से मतलब है कि शेयर जो कंपनी है वो अपने शेयर खुद खरीदती है। इसमें शेयर पुनर्खरीद के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब कोई कंपनी खुले बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या को कम करने के लिए अपने स्वयं के बकाया शेयर खरीद लेती है। बायबैक तब होता है, मैं इसे बायबैक कहते हैं, बायबैक तब होता है जब कोई निगम शेयर बाजार में अपने शेयर खरीदता है। पुनः खरीद में बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाती है, तो और बाजार में जो शेयर हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रति शेयर आय यानी सकारात्मक प्रति लूप बनता है। उसमें मतलब ये कि उसके शेयर जो बाजार में उपस्थित है तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, यानी मूल्य बढ़ जाता है स्टॉक मार्केट का। फिर शेयर और घाटे से कंपनी उभर आती है। शेयर लाभांश का क्या है, स्टॉक लाभांश कंपनी के अतिरिक्त शेयरों के रूप में शेयर धारकों को दिए जाने वाला लाभांश है। यानी कंपनी का जो लाभ देना था तो लाभ की जगह जो शेयर धारक है उन शेयर धारकों को अपनी कंपनी के और शेयर लाभ के रूप में दे देना है। स्टॉक लाभांश पर तब तक कर नहीं लगता जब तक शेयर के मालिक द्वारा इसे बेचा नहीं जाते, मतलब इस पर कर नहीं लगेगा जब तक उसका मालिक किसी और को अन्य को बेच नहीं देता है। तो बेच नहीं रहा, वो लाभांश के रूप में देता है। प्राथमिक विक्रेता
प्राथमिक डीलर एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान है जिसे भारत सरकार के साथ प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए मंजूरी दी गई है। प्राथमिक सरकारी प्रतिभूति डीलर प्राथमिक बाजार का निर्माण करते हुए केंद्र बैंक में खरीदी गई ट्रेजरी प्रतिभूतियों को अपने ग्राहकों को बेच देते हैं। यानी प्राथमिक बाजार में जो उन्होंने खरीदा है तो वह क्या करेंगे, केंद्र बैंक से खरीदी गई प्रतिभूतियों को अपने ग्राहकों को बेच देते हैं। इसमें डीमैट खाता, अब जो शेयर बाजार में काम करने के लिए आपको या पैसा निवेश करने के लिए एक खाता खोलना पड़ता है, उसे डीमैट खाता कहते हैं। डीमैट या डीमैटेरियलाइज्ड खाता शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने की सुविधा प्रदान करता है। ये एक डीमैट खाता एक व्यक्ति द्वारा शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों, एक्सचेंज और ट्रेडेड फंड और बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में किए गए सभी निवेश को एक ही स्थान पर रखता है। डीमैट ने भारतीय स्टॉक ट्रेडिंग बाजार की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को सक्षम किया और सेबी द्वारा बेहतर प्रशासन लागू किया गया है। तो सेबी द्वारा इस पर नियंत्रण रखा जाता है। पहली बार 1996 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसे पेश किया गया डीमैट खाते को। फिर है ऋण पत्र, इसे डिबेंचर बोलते हैं। ऋण पत्र ये कंपनियों द्वारा जारी ऋण पत्र होते हैं जिन्हें ब्याज की दर निश्चित होती है। कंपनी जो है जारी करती हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए और ब्याज की दर इनमें निश्चित होती है, जो सामान्यतः असुरक्षित होते हैं या असुरक्षित है कंपनियां जारी कर रही हैं। ये मध्यकालिक या दीर्घ सकते हैं और परिपक्वता तिथि पर ये पुनर्भुगतान योग्य होते हैं। यानी जब परिपक्वता तिथि होगी तो आपको पैसा आपका मिल जाएगा। बहुत से निवेशक ऋण पत्रों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सावधि जमा यानी एफडी जो है, एफडी से अधिक इसमें ब्याज मिलता है या अधिक ब्याज देते हैं। लेकिन ब्याज की दर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे इकरा जो है और केयर इकरा आदि द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करती है। यानी वो क्रेडिट रेटिंग जारी करती है कौन कितना सक्षम है ब्याज को वापस चुकाने में। कम क्रेडिट रेटिंग वाले ऋण पत्रों के साथ ब्याज दर भी अधिक होगी। अगर कम रेटिंग है उनकी तो ब्याज दर अधिक देंगे क्योंकि ताकि उन्हें कोई पैसा दे सके, क्योंकि इसमें जोखिम अधिक माना जाएगा। फिर ऋण पत्र की विशेषताएं। ऋण पत्र क्या करेंगे तो मध्यकाल से लेकर दीर्घकाल तक की अवधि के लिए होते हैं। यानी मध्यकाल से दीर्घकाल तक के लिए कंपनी को पैसा मिल जाएगा। कंपनी ऋण पत्र धारकों को ब्याज के साथ निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। तो उत्तरदायी होती है कि कंपनी हाँ इतना पैसा हम ब्याज के साथ दे देंगे, आपका चुका देंगे। ऋण पत्र सामान्यतः हस्तांतरणीय होते हैं कि यदि किसी ने खरीदा उसको अपना पैसा भी चाहिए तो वो दूसरे को बेच सकता है। यदि ऋण पत्र कंपनी की पूंजी संरचना के एक भाग का सृजन करता है लेकिन इसे इक्विटी पूंजी नहीं माना, यानी वोटिंग राइट इसमें नहीं होता, भले ही वो कंपनी की जो पैसा दिया है कंपनी को मिला है पैसा उसका एक भाग का सृजन करे, लेकिन इसमें इक्विटी यानी वोटिंग राइट नहीं होता है ऋण पत्र में। इक्विटी शेयर को के विपरीत ऋण पत्र धारकों को अपनी सामान्य बैठकों की वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। यानी उसमें जो मीटिंग होती है तो उसमें जिसके पास भी ऋण पत्र हैं तो उन्हें मीटिंग में वोट का अधिकार नहीं होगा। ऋण पत्र पर दिए जाने वाला ब्याज कंपनी के लाभ पर भारित होता है और सकल लाभ को कम करता है। यानी जो ब्याज दिया जाता है वो कंपनी को जितना लाभ होगा उस लाभ पर भारित होगा। अब है म्यूचुअल फंड। ये क्या है? म्यूचुअल फंड एक जिसमें धन का एक कोष पूल बनाने के लिए निवेशक, इसमें क्या है निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है। इसमें बहुत सारे निवेशक हैं जैसे, तो वो क्या करेंगे एक मतलब जो प्रोफेशनली म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में काम करते हैं उनके माध्यम से अपनी पूंजी को लगाएंगे और उसमें निवेश करेंगे। तो निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है, फिर प्रोफेशनल प्रबंधकों
स्रोत को द्वारा आय और पूंजी में वृद्धि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे स्टॉक या बंद पत्र आदि में निवेश किया जाता है। तो विशेष प्रबंधक होते हैं जो, उनके द्वारा इसमें निवेश किया जाता है और व्यक्तियों से वो पैसा ले लेते हैं। प्रत्येक निवेशक यूनिट स्वामित्व रखता है और प्रत्येक निवेशक है जो एक यूनिट में बांट दिया जाता है, उसका स्वामित्व रखता है, जो फंड में जमा पूंजी के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जितना भी फंड है जो, तो उसका एक भाग या एक यूनिट एक व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस पूल में क्या है, इस पूल में सृजित आय का लाभांश को फंड प्रबंधक के जो प्रबंधन कर रहा है वो अपना खर्च निकाल लेगा और निकालने के बाद निवेशक के बीच और निवेशकों जितने भी निवेशक हैं उनको बीच में उसका लाभांश बांट देगा। सकल पूंजी मूल्य यानी म्यूचुअल फंड के वर्तमान बाजार मूल्य को प्रदर्शित करता है। म्यूचुअल फंड के लाभ क्या हैं? तो यह है कि पेशेवरों द्वारा इसमें धन लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन पेशेवर लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त निवेशक जो निवेश कर रहा है शोध में संलग्न होना नहीं, मतलब अतिरिक्त इसमें निवेशक जो हैं उनको इसमें संलग्न होना नहीं होता है और उन्हें इन गतिविधियों को अपने आप को दूर रखना होता है। उन्हें पैसा दे दिया और बस वो अब शेयर बाजार में वो सब प्रबंधक देखेगा। इसमें कम लागत होती है, कम लागत जुड़ी होती है और यह छोटे निवेश में किए जा सकते हैं। यानी छोटी सी पूंजी है तो आप उसको निवेश कर सकते हो, कम लागत में भी इसका काम चल सकता है। यह विविधीकरण प्रदान करता है जो निवेश से जुड़े जोखिम को कम कर सकता है। यानी अलग अलग जगह निवेश करता है, कोई शेयर में करेगा, कभी म्यूचुअल फंड का किसी कंपनी में करेगा, बैंक में करेगा, इस तरह प्रतिभूतियों में करेगा, तो अलग अलग जगह वो क्या है निवेश करता है, तो किसी में तो उसे लाभ होगा ही। तो बहुत सी किस्मों तो इसमें जोखिम कम होगा। आवश्यकता के अनुसार चुन सकता है, निवेशक ऐसे आवश्यकता अनुसार चुन सकता है। तरलता उच्च होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड को सुगमता से बेचा जा सकता है। यदि आपको वो नहीं चाहिए, अपने पैसे चाहिए, तो दूसरे को बेच देते हैं, आपका म्यूचुअल फंड दूसरे लाभ लेगा। म्यूचुअल फंड के विभिन्न प्रकार हैं। तो इक्विटी फंड होगा है, इक्विटी फंड में उसे वोटिंग राइट मिलेगा। ऋण निश्चित आय फंड होता है, मिश्रित फंड होता है, मुद्रा बाजार, अल्पकालिक फंड है, अंतर्राष्ट्रीय फंड है और इक्विटी लेंडिंग सेविंग्स स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह एक सामूहिक निवेश योजना है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं इसमें भी निवेश करने योजना है। म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयरों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो सड़क में, बिजली में, बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में निवेश करते हैं। इनका जो है SBI द्वारा विनियमित किए जाते हैं। SBI इसका विनियमन करता है, तो ये सड़क और बुनियादी ढांचाओं में, परियोजनाओं में इनका निवेश किया जाता है। जबकि जो म्यूचुअल फंड थे वो शेयर बाजार में अपना पैसा फिर आगे प्रबंधक लेके उसमें बाजार में निवेश कर देते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो फंड है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO तब निवेश राशि 10 लाख रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि निवेश करना है तो इनका जो IPO है न्यूनतम 10 लाख रुपए का है। IPO के माध्यम से स्टॉक की तरह ही एक्सचेंजों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सूचीबद्ध है। यानी द्वितीय बाजार जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी ये सूचीबद्ध है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RBI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिया ग्रेड ट्रस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को क्या है को सार्फेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये उधार ले रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ये अपने शुद्ध नकदी प्रवाह का 90% निवेशकों में वितरित करना, अपना जो शुद्ध नकदी प्रवाह है 90% निवेशकों को वितरित करना होता है और इसके राजस्व जो प्राप्त होता है उसे बुनियादी ढांचा यानी जो उसने इकट्ठा किया है वैसा उसको बुनियादी ढांचे संपत्ति में न्यूनतम 80% निवेश करना आवश्यक है। कि जो भी पैसा इसने लिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना रहा है, बुनियादी ढांचा बन रहा है, उसमें निवेश करना पड़ेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय और उनके निवेश में
वितरित की जाती है, उसके निवेशकों में वितरित की जाती है जो ब्याज की आय होती है और उसके लाभांश पर कर लगता है। फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेटमेंट का अर्थ है अचल संपत्तियों की से जुड़ी प्रतिभूतियां और सूचीबद्ध होने के बाद इसका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है। यानी अचल संपत्ति निर्माण संबंधित प्रतिभूतियां होती हैं और द्वितीय बाजार में जब सूचीबद्ध हो जाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कारोबार करेंगे द्वितीय बाजार में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये म्यूचुअल फंड के समान होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में प्रायोजित ट्रस्टी प्रबंधक यानी मैनेजर और यूनिट धारक होते हैं। जिस तरह उसमें प्रायोजक प्रबंधक होता है उसमें उसी में भी वो सही मैनेजर होता है और यूनिट धारक होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से अंतर्निहित संपत्ति बॉन्ड और स्टॉक जो है स्टॉक क्या है म्यूचुअल फंड में सोने में निवेश किया जाता है और संपत्ति के बॉन्ड में म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है, जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या है भौतिक अचल संपत्ति में निवेश यानी भौतिक संपत्तियां निकाली मतलब बनाई जाती है उसमें निवेश किया जाता है। इस प्रणाली में आय उत्पादक रियल एस्टेट्स से एकत्र किए गए धन को यूनिट धारकों के बीच वितरित किया जाता है। इसके साथ ही किराए और पट्टे में निवेश से आय और अचल संपत्तियों की पूंजी के लाभांश भी यूनिट धारकों के लिए एक आय का माध्यम है। यानी यूनिट धारक जिन्होंने पैसा दिया था सो किराए से प्राप्त हो और अचल संपत्तियों से प्राप्त लाभ हो सो उसको बांटा जाता है। फिर है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड ये है कि निवेश फंड है जिसका बिल्कुल व्यक्तिगत स्टॉक की तरह एक्सचेंजों पर कारोबार होता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड निवेशकों को व्यक्तिगत प्रतिभूति खरीदे बिना अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का तरीका है। यानी किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के शेयर लिए, किसी ने म्यूचुअल फंड लिया, किसी ने प्रतिभूति बाजार लिया, तो इस तरह से एक व्यक्ति जो है इसको लेगा तो उसमें अलग अलग कंपनियों के किसी के 2 शेयर होंगे, किसी के म्यूचुअल फंड होंगे, तो इस तरह से उनका अलग अलग तरह से विविधता आ जाती है और वो उसका किसी में घाटा होगा किसी में लाभ होगा, तो पूरा ना तो घाटा होगा पूरा ना तो लाभ होगा। इस तरह से विविधता लाने का एक पोर्टफोलियो है। यानी इसमें व्यक्तिगत निवेश की तरह इस तरह का होता है, एक मतलब पैकेज टाइप का होता है जिसमें ये सब कई सारी चीज़ें होती हैं। अब है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव व्युत्पन्न बोलते हैं ना, एक वित्तीय उपकरण है जिसका मूल्य एक अधिक मूलभूत परिसंपत्तियों या प्रतिभूतियों से प्राप्त किया जाता है। यानी किसी बैंक की रसीद है या किसी चीज़ की रसीद है, आप उसके गारंटी पर किसी और से लोन ले सकते हैं और या किसी और काम में के लिए पैसा लगा सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो है उसके रूप में काम करता है। मूलभूत परिसंपत्तियों में शेयर, बंधपत्र, सूचकांक, इंडेक्स या मुद्रा, सोना, चांदी, कॉफी इत्यादि वस्तुएं हो सकती हैं। यानी शेयर है तो शेयर की जो रसीद है आपके पास होगी, बंधपत्र है उसका एक आपके पास मतलब वो होगा, तो उसके आधार पर काम किया जा सकता है। व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव। व्युत्पन्न एक वित्तीय उपकरण है जिसका मूल्य एक या अधिक मूलभूत संपत्तियों, परिसंपत्तियों या प्रतिभूतियों से प्राप्त किया जाता है। मूलभूत परिसंपत्तियों में शेयर, बंधपत्र, सूचकांक, इंडेक्स या मुद्रा, सोना, चांदी, कॉफी इत्यादि की वस्तुओं के एवज में हो सकते हैं। ये व्युत्पन्न स्वयं में एक परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों पर आधारित अनुबंध है जो 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच होता है। इसका मूलभूत परिसंपत्तियों से होने वाले उतार चढ़ाव द्वारा निर्धारित होता है। व्युत्पन्न जो है भविष्य की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव की अनिश्चितता से रक्षा करते हैं। इसका सामान्य रूप से प्रयोग आयातकों, निर्यातकों, किसान और डीलरों, कृषि वस्तुओं में किया जाता है। यह वित्तीय जोखिम से बचाता है और एक स्थानीय जोखिम प्रबंधन क्रियाविधि है। सेबी इसका रेगुलेटिंग बॉडी है। यानी व्युत्पन्न जो है सेबी बनाया गया है, जो सरकारी संस्थान, वैधानिक संस्थान उसको नियमित करता है। प्रकार
बाधानुबंध की तरह होता है। फिर अनुगामी अनुबंध होता है, इसमें विकल्प होते हैं और विनिमय होता है। बाधानुबंध यह किसी भी निश्चित कीमत और निश्चित तिथि पर किसी विशिष्ट परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने के लिए दो पक्षों के बीच समझौता या अनुबंध है। ये विनिमय नहीं होते, यानी ओवर द काउंटर खरीदे, इसको विनिमय नहीं किया जाता। बाधानुबंध को ओवर द काउंटर खरीदे बेचे जाते हैं। ये सम्मिलित पक्षों की ज़रूरतों के अनुसार बदले या अनुकूलित किए जा सकते हैं। अब है अनुगामी अनुबंध। ये बाधानुबंध के समान होते हैं, लेकिन ये विनिमित होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। सभी पक्ष अनुबंधों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरे शब्दों में यह निश्चित कीमत और तिथि पर किसी विशेष परिसंपत्ति को खरीदने बेचने के लिए दो पक्षों के बीच हुआ मानक अनुबंध है। फिर है विकल्प ऑप्शन। यह भी एक ऐसा अनुबंध है जहां खरीदार को एक निश्चित समय अवधि के दौरान निश्चित कीमत पर मूलभूत परिसंपत्तियों खरीदने बेचने का अधिकार होता है। खरीदार के लिए अनुबंध को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का कोई कारोबार स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ऑप्शन वो कारोबार है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, तो मानने के लिए खरीदार मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर विनिमय। विनिमय ऐसे डेरिवेटिव होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सामान्यतः ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये दो पक्षों के बीच दो भिन्न वित्तीय उपकरणों के पूर्व सहमत नकद प्रवाह के वित्तीय विनिमय के लिए हुआ अनुबंध है। नकद प्रवाह को सामान्यतः अनुमानित मूल्य राशि का प्रयोग कर निर्धारित किया जाता है। तो नकद प्रवाह को मूल राशि का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है। खुले हित क्या है? ओपन इंटरेस्ट। यह बकाया व्युत्पन्न अनुबंध की कुल राशि है जिसका समाधान होना बाकी है। अनुबंध को खरीदार और विक्रेता द्वारा शुरू किए जाने से लेकर प्रतिपक्ष द्वारा बंद किए जाने तक खुला माना जाता है। यदि कोई बकाया अनुबंध है, व्युत्पन्न है, तो उसको शुरू करने जाने तक मतलब शुरू करे जाने से बंद किए जाने तक खुला माना जाता है। नियामक संस्थाएं भारतीय प्रतिभूति नियामन बोर्ड सेबी है। फिर अपीलीय न्यायाधिकरण है, उसमें AST कहते हैं। और प्रतिभूति आयोग है, प्रतिस्पर्धा आयोग है। अब सेबी क्या है? तो सेबी कब बना है? अप्रैल 1988 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से गैर संवैधानिक निकाय के रूप में सेबी की स्थापना हुई, यानी गैर संवैधानिक नहीं है। फिर भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। मुख्यालय इसका मुंबई में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई। अहमदाबाद है, कलकत्ता है, चेन्नई है और दिल्ली है। उद्देश्य भारतीय पूंजी बाजार के प्रहरी के रूप में कार्य करना है। प्रतिभूति में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। संगठनात्मक ढांचा इसमें क्या है? 9 सदस्यों से मिलकर बना होता है। एक निदेशक मंडल होता है जो एक शीर्ष निकाय है। भारत सरकार द्वारा नियमित एक अध्यक्ष है। भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होता है। 2 सदस्य जो हैं कंपनी अधिनियम 13 के वित्त प्रशासन के प्रबंधन केंद्रीय मंत्रालय से है। तो ठीक है, इसमें 2 सदस्य कंपनी अधिनियम 13 के तहत होते हैं। एक अध्यक्ष भारत सरकार से होता है, एक सदस्य RBI के गवर्नर होते हैं। तो एक RBI के गवर्नर RBI के भारतीय RBI से आता है, तो RBI के गवर्नर चुनते होंगे इसके। तो एक RBI से आता है, एक केंद्र सरकार भेजती है अध्यक्ष को, और 2 कंपनी अधिनियम 13 के तहत आते हैं। 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 पूर्णकालिक सदस्य यानी पूर्वकालिक सदस्य होना आवश्यक है। अध्यक्ष सहित सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए। अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते भारत सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं, और जो ये संसद निधि पर भारत नहीं होते। क्या करता है ये?
सेबी का कार्य प्रतिभूतियों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना तथा विनियमित करना है। सेबी एक अर्धन्यायिक अर्धविधायिक निकाय है जो विनियमों का मसौदा तैयार करता है और पूछताछ कर सकता है। ये नियम पारित कर सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। प्रतिभूति कानून अधिनियम 2014 द्वारा सेबी 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति यदि किसी इकट्ठी की है किसी एनजीओ ने कहीं भी, तो किसी भी मनी पुलिंग योजना को विनियमित करने के लिए ये कार्य करता है। यदि वह गैर अनुपालन मामले से संपत्ति है तो संपत्ति को संग्रह करने का इसे सक्षम है, सेबी उसे संग्रहित कर सकता है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में व्यक्ति या संस्था को टेलीकॉम या कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मंगा सकता है। प्रतिभूति लेनदेन संबंधित सबकी जानकारी रखेगा जी अपने पास। फिर है सेबी उद्यम पूंजी कोष म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना के कामकाज के पंजीकरण तथा विनियमन का कार्य करता है। स्वनियामक संगठन को बढ़ावा देना और विनियमित करने का काम है। प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोक लगाता है। यह शेयर के प्राप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करते हैं। शेयर बाजार में जो हो रहा है उसको कंपनियों के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है, विनियमित करता है। निवेशक जो हैं उनको शिक्षा और प्रतिभूति बाजार के माध्यम से प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। यानी निवेश कैसे करते हैं इसके बाद शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। तरह प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, ये न्यायाधिकरण होता है जो मामलों को हल करता है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो एक वैधानिक निकाय जिसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी भी एक वैधानिक निकाय है, बना दिया गया। न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। जो अधिकारी है वह केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। यानी जो प्रमुख उसका होगा न्यायाधिकरण का प्रमुख, या तो वो केंद्र सरकार देखेगी और या फिर आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनके द्वारा, आरबीआई के गवर्नर नहीं सॉरी मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो किसी व्यक्ति को नामित करेंगे और वो उन्हें परामर्श देगा। तो इस व्यक्ति को जिसको परामर्श देगा वो उसी को बनाया जाएगा। फिर न्यायाधिकरण के पास सिविल कोड के समान शक्तियाँ और निर्णय के विरुद्ध होते हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध जो है उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सेबी अधिनियम एक्ट 1992 के तहत सहायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकता है। यह पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड जो विनिमय है और बीमा जो विनिमय करता है, जैसे इरडा द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है और उनका निपटान कर सकता है। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 एक संवैधानिक निकाय है। गठन 2009 में हुआ है इसका। तो प्रतिस्पर्धा आयोग संवैधानिक निकाय, जबकि जो न्यायाधिकरण था वो वैधानिक था और है सो जब सेबी भी वैधानिक था। अब ये संवैधानिक निकाय है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। ये इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। आयोग में एक अर्धन्यायिक निकाय है जो संबंधित प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य विधि, वित्त, लेखा, कार्य प्रबंधन, योजना, लोक कार्य, प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में कम से कम 15 वर्ष का से अनुभव होना चाहिए। केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी होगा वो।
पूंजी बाजार में भूमिका एवं महत्व। तो प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, इसकी पूंजी बाजार में क्या भूमिका है? तो बचतों को प्रोत्साहन करता है। बचत को प्रोत्साहन या निष्क्रिय बचत धन को लोगों की अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों में निवेश को एकत्रित करता है कि लोग इसमें निवेश करें। पूंजी निर्माण कंपनियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है। निवेशकों के अवसर उन लोगों के लिए एक निवेशक अवसर जो अपने संसाधनों को लंबे समय तक के लिए निवेश करना चाहते हैं और उचित लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो उनको ये अवसर देता है। आर्थिक वृद्धि विकास, चूँकि इसके माध्यम से लंबे समय के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए पूंजी बाजार द्वारा कंपनियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यह बदले में उन्हें लाभ प्रदान करता है। फिर धन का समुचित आवंटन, मांग आपूर्ति के अनुसार मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाकर वित्तीय संसाधनों के इष्टतम आवंटन की में मदद करता है। अब क्रेडिट रेटिंग क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग सामान्य शब्दों में किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में उधारकर्ता की शाखा का एक मात्रात्मक मूल्यांकन है कि जो शाखा उधार ले रही है पैसा, वो चुकाने में कितनी सक्षम है, उसकी पहले से उसने जो भी उधार लिया तो उसने किस प्रकार चुकाया, इसका इतिहास कैसा रहा है। क्रेडिट रेटिंग किसी भी संस्था को सौंपी जा सकती है जो पैसा उधार लेना चाहती है। एक व्यक्ति, निगम, राज्य सरकार, राज्य या प्राप्तीय प्राधिकरण या संप्रभु सरकार है। फिर सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग किसी देश या संप्रभु इकाई की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है। इसमें सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को किसी विशेष देश के ऋण में निवेश में जुड़े जोखिम के स्तर की जानकारी दे सकती है कि इसमें कोई भी राजनीतिक जोखिम शामिल होता है, यानी ये विशेष जो है ये देश को बताती है कि किस देश में किस संस्था में कितना जोखिम है और राजनीतिक जोखिम भी उसमें कितना है। निवेशक किसी भी देश के बॉन्ड को जोखिम क्षमता आकलन करने के लिए सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग का उपयोग करते हैं, यानी किसी देश में कितना जोखिम है किस संस्था में, उसमें जानने के बाद ही वो निवेश करें, इसके लिए वो क्रेडिट रेटिंग करती हैं। सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्या है? रेटिंग एजेंसियां निवेशकों को यह जानकारी प्रदान करती हैं कि क्या बॉन्ड ऋण साधन जारीकर्ता अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं या नहीं। एजेंसियां देश के संप्रभु ऋण के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग उद्योग 3 एजेंसियों के साथ अत्यधिक केंद्रित हैं। मतलब विश्व में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उसमें मूडीज है और स्टैंडर्ड एंड पुअर है और फीचर है। तो मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर जी अमेरिका की है, फीचर यूके की है। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों CAR क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कई अलग अलग स्तरों पर विनियमित किया जाता है। 2006 का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सुधार अधिनियम इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड कीपिंग और व्यावसायिक प्रथाओं को नियंत्रित करता है। वित्त संकट और महामंदी से निभाई गई भूमिका के कारण एजेंसियों ने भारी जांच और विनियामक दबाव में आ गई थी। मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब मंदी हुई तो उससे ये दबाव में आ गई थी। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं, क्रिसल भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 1988 में बनी है। फिर इकरा है और केयर, जी इकरा और केयर रेटिंग करती हैं। सिविल 2000 में स्थापित भारत का पहला क्रेडिट सूचकांक ब्यूरो है। क्रिसल जो है 2000 में स्थापित हुआ और ये रेटिंग सूचकांक है। उपभोक्ता और उधारकर्ताओं को क्रेडिट संबंधी सूचना प्रदान करता है। विश्व की क्रेडिट रेटिंग फीचर है जो यूके की है
स्टैंडर्ड एंड पुअर यूएसए और मूडीज भी यूएसए की है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विनिमय के लिए लॉन्च। भारत में क्रेडिट रेटिंग के लिए क्या लॉन्च है विनिमय के लिए? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वर्ष 2008 में वित्त संकट के उपरांत एक विचारणीय विषय बन गईं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियामक संस्था के रूप में 4 संस्थाएं यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां उनको विनियमित करने के लिए 4 संस्थाएं बनाई, जिसमें सेबी है, आरबीआई है, इरडा है और एक पीएफआरडीए है। हालांकि उपयुक्त चारों में सेबी एक मुख्य संस्था है जो क्रेडिट रेटिंग का नियमन करती है। सेबी को वर्ष 1999 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है। फिर सेबी द्वारा निर्धारित मानक को रेगुलेशन एक्ट 2000 के तहत उल्लेखित है। इसका अनुपालन कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं करती है तो सेबी द्वारा निर्धारित जांच अधिकारी पेनाल्टी लगा सकता है। सेबी रेगुलेटिंग एक्ट 1992 की धारा 11(1) के तहत आधिकारिक अर्धवार्षिक में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लेखा खाता और प्रबंधन खातों का परीक्षण करती है, यानी सेबी इसका परीक्षण करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का। सेबी निवेशकों के हितों एवं बाजार की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उन पर सेबी निगरानी रखती है और कार्रवाई भी कर सकती है। क्रेडिट रेटिंग का महत्व क्या है, क्या काम आती है क्रेडिट रेटिंग? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निवेशकों से संबंधित जोखिम को उजागर करके निवेशकों और उधार प्राप्तकर्ता इकाइयों के बीच संबंधों का निर्धारण करती है कि यदि कोई उधार दे रहा है और तो उसे अपना जो पैसा है उनका कितना जोखिम होगा ये बताती हैं। निवेशकों को प्रोत्साहित करने में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन जो एजेंसियों द्वारा किसी देश की क्रेडिट रेटिंग यदि कम करके बताते हैं तो देश में विदेशी निवेश का वातावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, यानी उस देश में यदि क्रेडिट रेटिंग कम है तो वहाँ निवेश नहीं आएगा। जब क्रेडिट रेटिंग में सुधार होने से देश के अंदर अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। क्रेडिट रेटिंग यदि सुधरता है तो फिर पूंजी अधिक आती है। क्रिसल भारत में पहली क्रेडिट सूचना फॉर्म है 2002 में स्थापित है। ऋण और क्रेडिट कार्ड भुगतान और उधार से संबंधित व्यक्तियों के साथ साथ व्यावसायिक संगठनों के वित्त रिकॉर्ड का प्रबंधन करना है। क्रिसल जो है आरबीआई द्वारा अधिकृत है। इसे क्रेडिट ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी कवर किया गया है। भारत में आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त 4 क्रेडिट सूचना कंपनियां ने, यानी आरबीआई ने लाइसेंस दिया है तो 4 क्रेडिट सूचना कंपनियां बनाई गई हैं। इसमें क्रिसल भी है। फिर है यूनिकॉर्न क्या है? किसी निजी स्वामित्व वाली फर्म जिसका बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। बाजार में उसकी पूंजी $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कम से कम 7,500 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले स्टार्टअप हैं। 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो 100 हैं, बढ़कर 100 हो गई हैं। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। अब है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड NSDL। ये क्या है? भारत में प्राथमिक प्रतिभूति भंडार स्थापना 1996 में हुई। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिसंपत्तियों को रखना और भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेशकों, जारीकर्ताओं और बिचौलियों को डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करना है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टैंडिंग वो NSE वाला था जो दूसरा बना था, इसमें का नियामक SBI करती है। अब है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिंग लिमिटेड। एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है
स्थापना 1996 में हुई। उसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार को डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करना। नियमन इसका आरबीआई का एसबीआई वो सेबी करती है। और स्टॉक एक्सचेंज इसका बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था। अब है बीमा। इस बैंकिंग वाली यूनिट का सिर्फ इसमें बीमा रह गया है, तो बीमा हम अलग से एक छोटी सी क्लास में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और अब पढ़ेंगे अगली यूनिट है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।